दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम राकेश है, जो कि पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है। तो चलिए अब ये कहानी राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला हूं। आधुनिकता के इस दौर में भी हमारा गांव वर्तमान समय से लगभग पीछे जी रहा है, क्योंकि हमारे गांव में मूलभूत संसाधनों की कमी है, जिसके चलते लोग आधुनिकता के इस दौर से काफी पिछड़े हुए हैं। और आज भी हम हमारे गांव में आज से लगभग 30 साल पहले की तरह की परंपराएं प्रचलित हैं और हमारा गांव आज भी उस दौर में जी रहा है। मेरा जो गांव है वह चंबल के बीहड़ के बगल में ही बसा हुआ है और पूरे गांव में कुछ एक आध घरों को छोड़कर बाकी के सभी घर आज भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और गांव के लोग उन्हीं मिट्टी के घरों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। आधुनिकता व शिक्षा की कमी के चलते गांव में आज भी वही पौराणिक परंपराओं और अंधविश्वास का पूरी तरीके से बसेरा पसरा हुआ है। पहले तो मैं इन सभी चीज़ों को शिक्षा की कमी मानकर नज़रअंदाज करता था, लेकिन एक बार मेरे साथ मेरे ही जीवन में एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसके होने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इन पौराणिक परंपराओं और अंधविश्वास के पीछे भी कहीं ना कहीं एक ऐसी नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो आज भी गांव में इन सभी चीज़ों को समय समय पर अपने दे रही है। और आज भी गांव उन्हीं हादसों के चलते इन सभी चीज़ों पर इतना आश्रित है और गांव के लोग शायद इसीलिए इन सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा मानते हैं। आज की कहानी में मैं जिस डरावनी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वह घटना इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी कि अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको सच में एहसास होगा कि जिस तरह इस संसार में भगवान अपने होने के संकेत समय समय पर हम लोगों को देते रहते हैं, उसी प्रकार ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे कि चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत, पिशाच, छलावा, यह सभी चीजें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे जीवन में कभी ना कभी इस चीज का एहसास कराती है कि वह भी हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। और जब वह हमें अपने होने का एहसास कराती है तो वह एहसास इतना ज्यादा डरावना और खतरनाक होता है कि कोई कमजोर दिल वाला इंसान तो वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से शायद मर ही जाएगा। कोई मजबूत दिल और कलेजी वाला इंसान ही उस चीज का सामना कर सकता है। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आज से कुछ साल पहले की ही है और वह दौर शायद पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वह दौर पूरी दुनिया के लिए इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस वक्त हर कोई अपनी जिंदगी को छाने की कसमक्स में लगा हुआ था। मैं आज जिस दौर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वह आज से कुछ साल पहले ही हम सभी लोगों की जिंदगी से गुजरा है और वह दौर था कोरोना का। जब दुनिया में चारों तरफ कोरोना वायरस का कहर पसरा हुआ था, उसी दौर में मेरे जीवन में एक ऐसी डरावनी और यंकर खतरनाक घटना हुई थी जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का यकीन हो गया था कि हम लोगों की जिंदगी में हमारे आसपास होने वाली जो भी कोई डरावनी घटनाएं और भूत प्रेत की कहानी होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर होती है। क्योंकि मुझे इस चीज का यकीन तब आया जब इसी प्रकार की घटना मेरे साथ हुई। दरअसल जब हमारे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इस चीज को आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि शहरों के लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इस वायरस का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था और इसी के चलते लोग अपने रिश्तेदारों के गांव में या फिर किसी का गांव में कोई पुश्तैनी घर था तो वह भी शहर से अब अपने गांव वाले घर की तरफ पलायन कर रहा था और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। दरअसल मैं लखनऊ में रहकर अपनी एक चाय की दुकान चलाता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के लगने के बाद मेरा धंधा पूरी तरीके से ठप हो चुका था और उस वक्त शहर में रहना मतलब अपनी मौत के आने के इंतजार करने के बराबर था। और इसीलिए मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ मेरा जो छोटा वाला भाई है, जो कि हमारे गांव में रहता था, उसके पास जाकर कुछ दिनों के लिए रहने का प्लान बनाया और मैंने सोचा कि अगर मैं गांव चला जाऊंगा
तो शायद इस मौत के तांडव से मैं बच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि गांव में जाने के बाद मेरे लिए वहां पर एक बहुत ही खतरनाक मौत का तांडव तैयार है और वह मेरा काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तो शहर से अपने आप को इस मौत के ख्वाब से बचाने के लिए गांव गया था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने गांव आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और गांव आने के बाद वहां पर मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। और वह घटना तो कोरोना के भय से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी। दरअसल जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने इस चीज को देखा कि गांव लोग आज भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास में जी रहे हैं और वो लोग इस कोरोना वायरस को भी किसी शैतानी शक्ति का प्रकोप समझकर उसका झाड़ फूंक से ही इलाज करने के लिए लगे हुए हैं। और इसके लिए वह कई प्रकार की अलग अलग तंत्र विद्याओं भी अपना रहे हैं। उनकी इन्हीं सभी हरकतों को मैं उन लोगों में शिक्षा की कमी के चलते उनका अंधविश्वास मान रहा था। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं भी इस चीज का शिकार होने वाला हूं। दरअसल जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने भाई के पास गांव में पहुंच गया था तो वहां पर अब हमारे घर में कुल 12 सदस्य हो गए थे और अब हम दोनों ही परिवारों के लोग बड़े ही हंसी खुशी और आराम से रह रहे थे। लेकिन इसी दौरान हमारे घर में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के होने के बाद हम लोगों का जिंदगी जीना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग गांव में रह रहे थे तो मेरी फैमिली जो मेरे साथ शहर से गांव आई थी, उन लोगों के लिए गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। और वह समस्या यह थी कि गांव में सुबह सुबह के वक्त शौच जाने के लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और गांव के सभी लोग खुले में ही शौच करने के लिए जाया करते थे। अब मेरे साथ शहर से जो मेरे बच्चे और मेरी घरवाली आई थी, उनको खुले में जाने की आदत नहीं थी क्योंकि वह लोग गांव में कभी पहले आए भी नहीं थे और उनको बाहर जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। लेकिन उस वक्त कर भी क्या सकते थे, मजबूरी में उन लोगों को बाहर ही जाना पड़ रहा था। अब ऐसे ही एक दिन मेरी घरवाली, जिसका नाम राधा है, वह सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में ही गांव के बगल में बीहड़ की तरफ खुले में शौच करने के लिए जाती है और उसके साथ मेरे छोटे भाई की घरवाली भी जाती हैं। और वह दोनों लगभग सुबह के 4 बजे ही हम लोगों के उठने से पहले रोजाना हम लोगों से पहले ही बाहर जाकर आ जाती थी। अब उस दिन जब राधा बाहर जाकर सुबह सुबह वापस घर पर आती है तो उस दिन मुझे उसके बर्ताव में कुछ बदलाव दिखाई देता है। जब वह सुबह सुबह घर वापस आती हैं तो आते ही नहीं तो किसी से ज्यादा कुछ बात करती है और चुपचाप अपने काम को करने लगती है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। और उस दिन उसने पूरे दिन मेरे से बात नहीं की। तभी मैं सोचता हूं कि रात को तो यह ठीक तरीके से सोई थी, सुबह उठते ही इसे अचानक से क्या हो गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से यह मेरे ऊपर गुस्सा है और इसने मुंह फुला रखा है। लेकिन शाम होते ही मेरी यह शंका भी दूर हो जाती है और शाम होने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दिन ढलने के बाद जब हम सभी घर वाले खाना खा रहे थे तभी घर के अंदर से एक कमरे में से मलता की चिल्लाने की आवाज आती है और जब हम सभी लोग दौड़कर अंदर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि राधा उस कमरे में फर्श पर बैठी हुई है और उसने अपने सिर के पूरे बालों को बिखेर रखा है और अब वह किसी कुत्ते की तरह जीभ को बाहर निकालकर हाँफ रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। उसको इस तरह से करता हुआ देखकर मैं उससे कहता हूं कि अरे राधा, ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वह सामने से मुझसे कहती हैं कि इन सब में सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी अगर तुमने मुझे आज कुछ खाने के लिए मीठा लाकर नहीं दिया। मुझको मीठा खाना है और जल्दी से मुझे मीठा लाकर दो। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। मैं सोचता हूं कि आज यह राधा को क्या हो गया है। मुझे तो वह चीज समझ नहीं आती है, पर मेरे जो पिताजी थे उनको वह चीज अच्छे से समझ में आ जाती है और वह समझ जाते हैं कि राधा को क्या हुआ है। और उसकी वह हालत देखकर वह मुझसे जो कहते हैं, उनकी वह बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं कि अरे पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है। राधा एक पढ़ी लिखी औरत है और उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि शायद राधा के ऊपर किसी प्रेत या आत्मा का साया है और उसी की आत्मा अब राधा के अंदर आ रही है। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं उनकी बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता हूं और उनसे कहता हूं कि शायद वह ऐसे माहौल में शुरू से रही नहीं है, इसी वजह से उसे कुछ मानसिक बीमारी हो गई है और वह थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पिताजी से कहा, कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होता है। राधा थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है और उसके शांत होने के बाद उस रात में राधा के साथ उसका ध्यान रखने के लिए एक कमरे में उसके साथ ही सो जाता हूं।
लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे के ऊपर का समय होता है तो उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और तभी मुझे मेरे बगल से कुछ अजीब सी गुड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूट जाती है और मैं जग जाता हूँ। नींद खुलने के बाद जब मैं उठकर देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने का जो मंजर था उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। उस नज़ारे को देखकर मैं सोच रहा था कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ, और उस चीज़ को देखने के बाद मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आती है और मुझे उनकी उस बात पर यकीन भी हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि पिताजी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा था वह इतना ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक था कि उसको देखने के बाद मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं पूरी तरीके से डर चुका था और डरने के साथ साथ ही मैं यह भी सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे में इतने भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शरीर को थोड़ा बहुत भी हिला पाऊँ। मैं बस एकदम जड़ होकर उस चीज़ को देखे जा रहा था। दरअसल जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी राधा, जो रात को मेरे साथ ही उस कमरे में सोई थी, अब वो मेरे बगल में नहीं सोई हुई हैं। और जिस कमरे में हम लोग सोए थे, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वह कमरा नीचे से तो पक्की ईंटों से बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो छत थी वह कच्ची ही थी, यानी कि जैसे मिट्टी के घरों के ऊपर छत होती है, उस कमरे के ऊपर भी बिल्कुल वैसी ही छत थी। मतलब उसके ऊपर पक्की छत नहीं थी और उस कमरे की छत में बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा तना रखा हुआ था और उसी के बल पर दोनों तरफ उसका कमरे की छत कमरे की दीवारों के ऊपर टिकी हुई थी। जब मेरी आंख लती है तो मेरी पत्नी राधा इस लकड़ी के तने से पैरों के बल नीचे की तरफ सिर करके उल्टी लटकी हुई थी। जब मैंने उसको इस तरह से लटका हुआ देखा तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि जब वह इस तरह से लटकी हुई थी तो उसको किसी भी चीज का अता पता नहीं था और ना ही उसे अपने कपड़ों का कुछ अंदाजा था कि उसके शरीर के कपड़े कहाँ जा रहे हैं और वह किस हालत में उस तरीके से लटकी हुई है। जब मैंने उसको इस तरह से लटका हुआ देखा तो मैं एक पल के लिए तो सोचता हूँ कि शायद मुझे इसको वापस शहर में लेकर जाने की ज़रूरत है और इसको कोई मानसिक बीमारी हो गई है जिसका इलाज करवाना पड़ेगा। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मेरा यह भ्रम टूट जाता है कि राधा को कोई मानसिक बीमारी है, बल्कि उस चीज़ के होने के बाद मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात पर यकीन हो जाता और मैं सोच लेता हूँ कि राधा के अंदर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है, क्योंकि जब मैं उठकर उसकी तरफ देखता हूँ तो वह एक तो पैरों के बल उल्टी लटकी हुई थी और इसके साथ ही उसने अपने सिर के बाल भी पूरी तरीके से बिखर रखे थे, जो कि नीचे फर्श को छू रहे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे वहां पर जो हो रहा था वह काफी ज्यादा डरावना था। दरअसल मैं देखता हूं कि राधा उल्टी लटके लटके ही अपने सिर के एक बाल को उखाड़ रही हैं और उन बालों को उखाड़ वक्त वह अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और अजीब अजीब तरीके की आवाज कर रही थी। जब वह एक एक करके अपने सर से उन बालों को उखाड़ रही थी तो उन बालों को उखाड़ने के साथ साथ ही वह अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा भी रही थी, लेकिन जिस भाषा में वह बड़बड़ा रही थी मुझे वह भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मुंह से क्या बोल रही हैं और उस इस तरह से करता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भला कोई इंसान अपने खुद के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है। कोई भी इंसान अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह लगातार अपने सिर से अपने बालों को उखाड़ रही थी और अब तक तो मुझे फर्श पर उसके काफी ज्यादा बाल गिरे हुए दिख रहे थे, जिनको देखकर मैं समझ जाता हूं कि शायद यह मेरे जागने से काफी समय पहले से ही ऐसा कर रही है। अब तक मैं उसको देखकर यह सब इसलिए सोच पा रहा था क्योंकि मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, यानी कि मेरी तरफ उसकी पीठ थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था। जब वह उल्टी लटकी हुई थी तो उसके सिर के बाल नीचे जमीन को छू रहे थे और इसी वजह से उसके आगे का चेहरा मुझे बिल्कुल भी खाई नहीं दे रहा था। तभी मैं थोड़ा हिम्मत करके उठता हूं और थोड़ा दूर से ही उसके आगे की तरफ जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता हूं और जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर जाती है तो मैं तो डर के मारे उछलकर दो पीछे हो जाता हूं और उसका वह भयानक चेहरा देखकर मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मेरी पत्नी राधा ही है। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था कि मेरी पत्नी एक ऐसी चीज के काबू में आ गई है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और शायद उसको बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही होगी। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसको देखते ही भय के मारे मेरा तो दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था
और मेरे पूरे शरीर पर कुछ ही देर में पूरी तरीके से पसीना आ गया था और मैं वहीं पर खड़ा खड़ा एकटक उसकी तरफ देख रहा था। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहां पर किस लिए खड़ा हूं। मुझे यहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहर जाकर अपने सभी घर वालों को उठाना चाहिए और उन सभी को बुलाकर यहां पर लाना चाहिए। लेकिन मैं चाहकर भी वहां से जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह राधा के अंदर जो कोई भी आत्मा है वह यही चाहती है कि मैं यहीं पर रहूं और बाहर ना जाऊं। जब मैं उसकी तरफ एकटक देख रहा था तो अब तक तो उसकी नजर मेरी तरफ नहीं पड़ी थी। उसका ध्यान तो सिर्फ अपने सिर के बालों को उखाड़ने में ही लगा हुआ था, और सिर के बालों को उखाड़ने के साथ साथ ही वह अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा भी रही थी। लेकिन जब वह अपने मुंह से बड़बड़ा रही थी तो मेरा ध्यान उसके मुंह की तरफ जाता है, और जब मेरा ध्यान उसके मुंह की तरफ जाता है तो वह चीज देखकर मैं काफी ज्यादा भयभीत हो जाता हूं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल किसी चुड़ैल या डायन की तरह दिख रहा था और उसके 2 दांत पूरी तरीके से बाहर की तरफ निकले हुए थे, और इसके साथ ही उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच था वो पूरी तरीके से गायब था और उसकी आंखें किसी अंडे की तरह सफेद थी। इसके साथ ही उसने अपने होठों को भी काफी ज्यादा लाल कर रखा था, जो कि उसके चेहरे को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक चीज और दिखाई देती है कि उसके चेहरे की जो त्वचा थी वह काफी ज्यादा मुरझाई हुई थी, और उसके चेहरे को खक्कर ऐसा लग रहा था कि वह चेहरा किसी बूढ़ी औरत का हो, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थीं। और इसके साथ ही उसके चेहरे का रंग भी बदल चुका था, और अब उसके चेहरे का रंग किसी बैंगन की तरह पूरी तरीके से मटमैला दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर मुझे यह यकीन हुआ था कि यह मेरी पत्नी राधा नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी राधा के शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया है जो कि उसके साथ यह सब कर रहा है। लेकिन जब वह उल्टी लटकी हुई थी तो उसे अपने शरीर पर कपड़ों का भी एहसास नहीं था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वह उल्टा लटक रही है तो उसके शरीर के जो कपड़े हैं वह कहाँ जा रहे हैं, और उसके शरीर के कुछ अंग पूरी तरीके से खाई दे रहे थे। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि अगर मैं बाहर जाकर घर के किसी सदस्य को बुलाकर लाऊंगा तो सबके सामने मेरी पत्नी की इज्जत खराब हो जाएगी, और इसीलिए मैं सोचता हूं कि बाहर जाकर किसी को बुलाकर लाने से पहले मुझे किसी भी तरह इसके शरीर को किसी कपड़े से ढकना होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं तो अचानक से ही उसकी नजर मेरे ऊपर जाती है, और मेरी तरफ देखकर वह उल्टी लटके लटके ही अजीब सी आवाज में हंसने लगती है और मुझे कुछ कहने लगती हैं। लेकिन मुझे अब भी उसकी वह भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि वह मुझसे क्या कह रही हैं, क्योंकि जब वह पहले उल्टी लटके लटके कुछ बड़बड़ा रही थी उसी भाषा में अब वह हंसते हुए मुझे कुछ कह रही थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या कह रही हैं। तभी मैं सोचता हूं कि मैं तो इसकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूं, पर शायद हो सकता है कि यह मेरी बात समझ जाए, और मैं थोड़ी हिम्मत करते हुए डर के साथ ही उसे कहता हूं कि तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वह कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कम से कम तुम अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों का तो ध्यान रखो। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी उसने ऊपर की तरफ जो कपड़े पहन रखे थे उनको भी फाड़ दिया, और इस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि यह मेरी पत्नी के शरीर के ऊपर जिस आत्मा का सहाया है, और जो आत्मा मेरी पत्नी के ऊपर हावी हो रही है, वह इतनी ज्यादा खतरनाक और गंदी है कि उसको इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी औरत की इज्जत को खराब कर रही है। तभी मेरी नजर में जिस बिस्तर पर सोया हुआ था उसके ऊपर जाती है, और वहां पर एक छद्म के साथ अपने उस बिस्तर की तरफ जाता हूं, और उस बिस्तर के ऊपर से वह चद्दर उठाकर उसके थोड़ा करीब जाता हूं, और मैंने झट से उस चद्दर को उसके ऊपर डाल दिया ताकि उसका शरीर थोड़ा बहुत ढक सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे चद्दर डालते ही मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होगा जिसकी मैंने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी, और मैंने यह करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे यह करने के बाद वह चुड़ैल मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। दरअसल जैसे ही मैंने उसके ऊपर वह चद्दर डाली तो उस चद्दर को डालते ही वह फटा से नीचे कूदती है, और नीचे कूदते ही मेरी तरफ अजीब तरीके से देखने लगती हैं, और अब वह दिखने में किसी मकड़ी की तरह दिख रही थी। यानी कि जब वह बैठी हुई थी तो इस तरह से बैठी हुई थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मकड़ी बैठी हो। और अब इसके बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगती है, और उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ,
और इसके बाद मैं दौड़कर उस कमरे के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी उसने मेरी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि मैं चाहकर भी अपने आप को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पाया और उसने मुझे धड़ाम से वहीं पर पटक लिया और नीचे पटक कर उसने मेरे शरीर पर मैंने जितने भी कपड़े पहन रखे थे उन सभी को फाड़ दिया। और अब मैं पूरी तरीके से बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुका था और मुझे इस चीज को देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह चुड़ैल मेरे साथ क्या करने वाली है। और मेरे कपड़ों को फाड़कर वह बहुत जोर से हंस रही थी और अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर बड़बड़ा रही थी। उसका वह भयानक चेहरा देखकर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अब मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और मैं काफी ज्यादा जोर से सांस लेने लगा था और मेरा दिल तो इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कुछ ही देर में दिल का दौरा पड़ जाएगा और मेरी डर के मारे यहीं पर मौत हो जाएगी। जब वह चुड़ैल जोर से हंस रही थी तो उसको हंसता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि अब इसकी नजर मेरे ऊपर से हटी हुई है और शायद मैं अपने आप को इसके चंगुल से बचा सकता हूँ। जब वह जोर से हंस रही थी तो उसकी नजरों से अपने आप को बचाकर मैं धीरे धीरे खिसक के कमरे के दरवाजे के पास जाता हूँ और जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता हूँ तो मैं फटाक से खड़ा होकर उस दरवाजे को खोलता हूँ और जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उस दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा देता हूँ और कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही मैं काफी तेज चिल्लाने लगता हूँ और जोर से शोर करके सभी घर वालों को जगाने लगता हूँ। उस वक्त मैं यह चीज पूरी तरीके से भूल चुका था कि मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी का पहला भाग है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। APKI दोस्त।